100 सुनार की, एक लोहार की। फ़ोन पर यह सुनते ही कि पापा को हार्ट अटैक पड़ा है, रुचि अपने पति सौरभ और बेटे बंटी के साथ मायके के लिए निकल पड़ी। वहां पहुंचकर देखा कि पापा ईश्वर के पास जा चुके हैं। खुद भी रोती और बेहोश माँ को संभालती रुचि बेहाल हो गई थी। संस्कार हुआ और सभी रिश्तेदार अपने घरों को लौटने लगे। दोबारा अन्य रस्मों व 13वीं के लिए तो आना ही था। सौरभ भी रुचि और बंटी को वहीं छोड़कर लौट गए। दुख के पहाड़ जैसे दिन, अपना दुख, माँ का दुख और पापा की याद, इन सब के कारण रुचि का तो बुरा हाल हो गया था। कितना भी दुख हो पर काम तो सब करने ही पड़ते हैं। आखिरकार 13वीं का दिन भी आ गया। एक बार फिर सभी रिश्तेदार आए। सौरभ और रुचि के ससुराल वाले भी आए। सबसे छोटा भाई अजय अमेरिका से आया था, 1 महीने की छुट्टी लेकर। शायद उसने ही कहा होगा, इसलिए चाचा जी कहने लगे, बहुत दुख की बात है लेकिन दुनियादारी तो निभानी पड़ती है, इसलिए मेरे ख्याल से अभी पूरी प्रॉपर्टी का बंटवारा भी कर लेना चाहिए। रुचि की माँ को तो वैसे ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर जब चाचा जी ने कहा कि भाभी आपका हिस्सा भी लगेगा, तब वह रोकर कहने लगी, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, मैं उसे लेकर क्या करूँगी, मैं तो अपने बच्चों के साथ ही रहना चाहती हूँ। यह है। सुनते ही सौरभ बोले, ठीक है, तब तो 4 हिस्से हो जाएंगे। रुचि के साथ साथ सबने उनकी तरफ प्रश्न भरी निगाहों से देखा। तब वह बोले, रुचि का भी तो हिस्सा है, अब तो बेटियों को भी संपत्ति में हिस्सा मिलता है। ये सुनते ही रुचि का शर्म के मारे बुरा हाल हो गया और भाइयों के चेहरे तन गए। भाभियों की आंखों में तिरस्कार और व्यंग का भाव आ गया। माँ तो कुछ समझ ही नहीं पाई। रुचि दूसरे कमरे में चली गई और वहीं सौरभ को बुला लिया। पूछने लगी, आपने यह कैसे कह दिया? मुझे तो पापा की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। सौरभ कुछ गुस्से के साथ बोले, तुम्हें चाहिए हो या ना चाहिए, मैं नहीं छोड़ सकता। सौरभ के घर का माहौल ऐसा था जिसमें महिलाओं की कोई बात नहीं सुनी जाती थी। रुचि द्वारा दोबारा मना करने पर रुचि के सौरभ ने डांट कर चुप करा दिया। बोले, तुम्हें मेरे घर में रहना है या नहीं, सोच लो फिर जवाब दो। बिना हिस्सा लिए तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। परेशान हो रुचि सबके बीच में आकर बैठ गई, लेकिन अब उसने देखा कि भाभी लोग ठीक से बात नहीं कर रही और भाई भी गुस्से में भरे घूम रहे हैं। वैसे तो सौरभ रुचि को भी ज़्यादा दिन के लिए मायके नहीं भेजते थे, लेकिन संपत्ति के बंटवारे के नाम पर वह खुद भी तब तक वहां से नहीं हटे जब तक बंटवारा नहीं हो गया। रुचि में पति का विरोध करने की हिम्मत नहीं थी, आत्मनिर्भर भी नहीं थी और उसमें पति और उनका घर छोड़ने की हिम्मत भी नहीं थी। अंततः जैसा पति ने कहा करना पड़ा। पापा की संपत्ति के नाम पर 1-2 मंजिल मकान था, जिसके 4 हिस्से हो गए। विदेश में रहने वाले भाई के साथ साथ सौरभ ने भी रुचि का हिस्सा किराए पर चढ़ा दिया। बहुत भारी मन से रुचि मायके से ससुराल लौटी। किसी ने जाती हुई रुचि से ठीक से बात भी नहीं की। जब से रुचि वहां से लौट कर आई, तब से उसका मन ससुराल में नहीं लग रहा था। वैसे भी ससुराल में उस पर इतने बंधन थे कि वह खुलकर सांस नहीं ले पाती थी और अब मन यह काट भी चुभ गया कि पापा ने उसका विवाह करने में अपना पीएफ लगभग पूरा खर्च कर दिया। बंटी के जन्म के समय वह मायके में रही, जहां उसे भरपूर देखभाल और लाड प्यार मिला। पापा ने विदाई के समय उसे सोने की चैन, बंटी को भी चांदी के बर्तन, कपड़े, झूला आदि और पूरे घर के लिए कपड़े, मिठाई भेजे। अस्पताल का सारा खर्च भी पापा ने ही उठाया। तब तो ससुराल वालों ने जरा भी स्वाभिमान नहीं दिखाया और सब कुछ लेते चले गए। संपत्ति में हिस्सा लेना था तो इतना दहेज क्यों लिया? भाइयों के लिए पीएफ का हिस्सा तो छोड़ते। मन ही मन यह सब सोचती थी, पर ससुराल के कड़े अनुशासन की वजह से कह कुछ नहीं पाती थी। पहले मायके का बल था, पर अब भाइयों के मुंह मोड़ लेने से खुद को बहुत अकेली पाती थी। ऐसे ही समय बीतता गया
और रुचि एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई। शरीर और मन कमज़ोर था, इसलिए बहुत देखभाल की ज़रूरत थी। पर मायके से संबंध पहले जैसा नहीं रहा था। भाइयों के अलग अलग घर हो गए। पापा के न रहने से माँ का भी रोब नहीं रहा, और फिर रुचि का तो अधिकार भी नहीं था कि हिस्सा लेने के बाद वहाँ सेवा कराने चली आए। उसकी सास ने उससे कहा भी, अपनी माँ के पास चली जाओ तो तुम्हें आराम मिल जाएगा। रुचि ने उनसे पूछा, माँ का घर कहाँ है? वह तो खुद भाइयों के घर में रहती है। वह जानती थी अपना हिस्सा लेने के बाद उसका अधिकार मायके जाकर सेवा कराने का नहीं है, इसलिए ससुराल में ही रही। बहुत परेशानी भी हुई, देखभाल की कमी रही, बहुत कमज़ोर हो गई। इस बार उसने बेटी को जन्म दिया। मायके में बता दिया, पर फ़ोन पर ही सबने बधाई दे दी। कोई कुछ लेकर नहीं आया। सास का मुंह बेटी देखकर बन गया। तभी एक दिन माँ का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि एक भाभी अपने भाई की शादी में जा रही है और दूसरी बाहर घूमने जा रही है। वह घर में अकेली रहेगी। रुचि ने सौरभ से कहा कि जाकर के माँ को ले आइए, क्योंकि वह वहाँ अकेली है। सौरभ बोले, यहाँ उन्हें कैसे ला सकते हैं? अपने परिवार के ही इतने लोग हैं कि घर में जगह नहीं है, और फिर मेरी माँ को यह पसंद नहीं आएगा। रुचि बोली, ठीक है, मुझे भेज दीजिए वहाँ। इस बार भी सौरभ का यही जवाब था, तुम चली जाओगी तो यहाँ काम कौन करेगा? तिल मिला के रुचि के मुंह से निकल गया, प्रॉपर्टी लेने का तो अधिकार है मेरा, पर सेवा करने का नहीं है। सौरभ बोले, तुम्हारे भाइयों को भी तो प्रॉपर्टी मिली है, फिर वे कैसे माँ को अकेला छोड़कर चले गए? रुचि कहने लगी, मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। जैसे आपको अपनी माँ की फ़िक्र है, वैसे ही मुझे भी अपनी माँ की फ़िक्र। इस बार कड़ाई के साथ सौरभ बोले, मुझसे बहस मत करो, मैंने जो कह दिया बस कह दिया, तुम कहीं नहीं जाओगी। रुचि की आंखों में आंसू आ गए। अपनी माँ को फ़ोन मिलाकर बात करने लगी। उसकी ससुराल के हाल सुनकर उसकी माँ बोली, बिटिया, अब मुझे लगता है कि पहले ही तुम्हारा हिस्सा बेचकर तुम्हें ऊंची शिक्षा दिला दी होती तो आज यह हाल ना होता, ना तो तुम ससुराल में दबकर रहती और ना ही तुम्हारी प्रॉपर्टी पर तुम्हारे ससुराल वालों का हक होता। रुचि ने माँ को बता दिया था कि जो किराया आता है वह सौरभ अपनी माँ को देता है। भाइयों से भी हिस्सा छिन गया और रुचि को भी नहीं मिल रहा। माँ रुचि के लिए दुखी थी, पर कुछ कर नहीं सकती थी। कुछ समय और बीत गया, तब सौरभ कहने लगे, दूसरे शहर में प्रॉपर्टी की देखभाल करना मुश्किल है, इसलिए मायके वाले तुम्हारे मकान का हिस्सा बेचकर मैं फिक्स्ड डिपॉजिट करवाना चाहता हूँ। मकान बेचने के पेपर बनवा लिए हैं, तुम मेरे साथ चलकर रजिस्ट्री पर साइन कर देना। रुचि के मन में गुस्से की आग लग गई। गुस्से को दबाकर झूठी मुस्कान के साथ बोली, उस मकान को हम कैसे बेच सकते हैं? अगर यहाँ से परेशान होकर मैंने कभी अकेले रहने का निर्णय कर लिया, तब मैं कहाँ रहूँगी? जब हमारी बेटी की शादी हो जाएगी, तब दामाद हमारा मकान बंटवाना चाहेगा। उस समय बंटी के पास शामिलता के इस मकान में बहुत कम हिस्सा रह जाएगा। उस समय मेरे मायके वाला मकान तो होगा, वही मकान बंटी को दे देंगे। अब सौरभ को धक्का लगने की बारी थी। रुचि अकेले रहने का निर्णय ले सकती है, और जो काम खुद किया वही काम दामाद करेगा। यह सुनकर धक्का लगने से वह धम्म से कुर्सी पर बैठ गया। रुचि के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। आज वह कह सकती थी, 100 सुनार की एक लोहार की। आज महिलाओं को भी पिता की संपत्ति में हिस्सा मिल रहा है, किंतु पिता को बेटी को इतना काबिल बनाना चाहिए कि वह अपनी संपत्ति की रक्षा कर सके। सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए कि बेटी ज़रूरत पड़ने पर माता पिता की सेवा अवश्य करे। ऐसा ना हो कि दामाद पत्नी की संपत्ति लेकर मनमाना उपयोग करे, क्योंकि उस महिला में पति का सामना करने की योग्यता और साहस नहीं हो। इस कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी?
प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।